जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे सोशोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 1 जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 1 जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय और इसका मेन थ्योरी हो गया है या फुल एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, वो हो गया है आपका। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक बात और समझिए मेरे दोस्त, इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितनी है? 50 है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए चलेंगे, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो मनु है। इसका डी बिल्कुल ही 100% राइट है। और ये याद रखिएगा, ये जो चाणक्य है ये अर्थशास्त्र के लेखक किसके हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। ये जो तुलसीदास दिख रहे हैं ये बरवे रामायण के हैं। और ये वेद व्यास किसके रचयिता है ये आपको बताना है। ऑप्शन हम दे देते हैं, रामायण या महाभारत। ऑप्शन 2 में ही राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न है और सेकेंड नंबर में क्या करा है? समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा। जैसे कह सकते हैं किसी लड़का या लड़की का जन्म होता है पृथ्वी पर, देखते हैं उसी प्रकार किसी सब्जेक्ट का जन्म होता है, जैसे भूगोल हो गया, हिस्ट्री होगा, इसे पिता कह सकते हैं। उसी प्रकार इसका समाजशास्त्र का भी पिता है। तो कौन है ये आपको बताना है। बताइए कौन है? तो समाजशास्त्र का जन्म 1838 हुआ, ये बिल्कुल राइट है। और इसके पिता कौन है? तो अगस्त कॉम है। कौन है? अगस्त कॉम है। कईवीं शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में इसकी जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है और लास्ट में आपको MVBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी के सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको नोटिफिकेशन क्यूज यूज का मौका भी मिलेगा। हाँ, अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट्स चाहिए, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के सभी ऑल टू ऑल चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए ताकि आपको मिल सकेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3rd नंबर प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसने सोशोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है? जस्ट आपको अभी बताया है कि सोशोलॉजी का पिता कौन था? अगस्त कॉम, बिल्कुल, जो कि 1838 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब था? 1838 ईस्वी में। और ये कब? 19वीं शताब्दी में। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर चलते हैं 4 नंबर में कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है? भारतीय समाज जो है आपके 4 भागों में विभाजित है। कितने? 4 भागों में। इसे संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किसके? संस्कार के बारे में। देखिए ये जो समाजशास्त्र है ना, इसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। कब? जब आप चैप्टर 1 का मेन थ्योरी देख लेंगे तब। चैप्टर 1 का मेन थ्योरी का अर्थ क्या हुआ कि जो आपका NCERT बुक है ना, उसका फुल एक्सप्लेनेशन हो गया है, वो देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन समझ में आएगा ये ऑब्जेक्टिव, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसका 4 है, बहुत अच्छा। कौन कौन है ये भी याद रख लीजिए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कौन कौन है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इतना है, 4 याद रख लीजिएगा। अब चलिए 5 नंबर में निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? इनमें से कौन एक वर्ण है? तो ये ब्राह्मण जो है आपके वर्ण है। ठीक है, यादव, त्यागी, अग्रवाल ये सब कोई वर्ण नहीं है, ये सब वर्ण है, ब्राह्मण। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त? बहुत अच्छा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके सपोर्ट करेंगे। आपका प्यार और लाइक बहुत ही सहयोग करता है। जिस विषय में आपको चाहिए कमेंट करिए कि सर हमें होम साइंस का चाहिए, सोशोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए जरूर लाएंगे। ठीक है, चलिए समाज का निर्माण निम्न में से कौन सा होता है? कैसे होता है या कौन होता है इसे बताइएगा। समाज का जो निर्माण होता है, देखिए समाज में बहुत लोग होता है, उसमें कैसे? व्यक्ति से होती है? बिल्कुल। संस्थाओं से होना चाहिए, सामाजिक बंधनों से होना चाहिए, संबंधनों से होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही झकास बन रहा है ये तो हम कहेंगे, 100% कहेंगे लंबा वीडियो बनेगा लेकिन बहुत ही बेस्ट बनेगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है? प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित है? मतलब प्राचीन काल में, जैसे दादा परदादा जो थे वो प्राचीन काल में थे, वो कितने वर्णों में विभाजित है ये बताना है। तो अभी जस्ट आपको कितने 4 भागों में बताए हुए थे, जस्ट अब आपको पीछे भी दिखा सकते हैं बट 4 भागों में, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर पे देखिए, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सा विशेषता है? ये जो भारतीय संस्कृति होती है उसमें विशेषताएं होती है अनेक प्रकार के। भारत में जो संस्कृति होती है उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं होती है, इसमें से कौन सा है? धर्म की पराधीनता, धर्म के बारे में बहुत ही अच्छा खासा जाना जाता है। पूर्ण जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी होगा। कहता पूर्ण जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, ये सभी के सभी में राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वर्ण नहीं है? तो वर्ण है तो ब्राह्मण देखे थे, और वर्ण नहीं है तो इसमें से कौन नहीं है? तो ये राजपूत जब जानते होंगे कि एक जाति का नाम है, क्या? राजपूत। ये जो प्रधानाचार्य, ये चिकित्सक, ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये सब एक वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ये राजपूत देख रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर पे देखिए, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में होता? जैसे किसी देश में होता है, जैसे हिस्ट्री का जन्म कहाँ हो गया, ज्योग्राफी का जन्म कहाँ हुआ, इसके पिता कौन थे, इसका जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी प्रकार का रहा है कि 10 में कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? तो समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। और कब हुआ था ये आपको पता है? कब हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म जो हुआ था इतना में हुआ था, ठीक है, 1798 में। और इस बार तो आपको 1838 में दिए थे, उतना सा गड़बड़ दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में था? फ्रांस। इसका राइट आंसर पता है। और ये याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो समुदाय में रहते हैं आप, बिल्कुल हम जो बोल रहे हैं आप बोलिएगा, समाज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, तो यही समझिए कि हम समाज के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे समाजशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज के में हम रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, और 11 नंबर में देखिएगा, समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है किसमें? तो ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ये जो हमारा है बोगार्ड्स के द्वारा है। ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है, बोगार्ड्स के द्वारा। चलिए अब आपके सामने 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण कौन सा है, इसमें राइट आंसर बताना है। तो फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा 12 नंबर का। तो ये जो होता है, राज्य जो होता है वो हमारा समुदाय का है, ठीक है। जैसे क्रिकेट टीम ये तो थोड़ा मोड़ा रहता है, इसमें कॉलेज का छात्रावास, संघ, लोक सेवा, ये थोड़ा मोड़ा है। लेकिन राज्य मतलब एक राज्य को पूरा किया जा रहा है, जैसे बिहार राज्य हो गया, झारखंड राज्य हो गया, ये सब को एक किया जाता है, ठीक है, एक राज्य के तरफ हो गया। अब चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? सबसे पहले याद रखिएगा 1942 में था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। पूर्व जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? पूर्व जन्म से जन्म किस धर्म में है? तो ये फटाफट बताइए किस धर्म में है? तो ये जो आपका है इस्लाम धर्म है। किसका? इस्लाम धर्म। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अब यही में कहा जाता है इस्लाम धर्म में ही कर्म, निकर्म, मोक्ष, प्राप्ति और प्राप्ति सभी की, ये सब बौद्ध धर्म में ही बारे बताए गए, ठीक है। चलिए ये जो कर्म पूर्ण जन्म में विश्वास रखता है बौद्ध धर्म में ही सुने होंगे आपने, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिए, किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अभी आपको बताया गया था किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉम्ट लिखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो गया होगा। क्या नाम है? अगस्त कॉम्ट। क्या है? अगस्त कॉम्ट नाम है, ये कॉम्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 16 नंबर में, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? इसमें हिंदी भी कोई गलत लिखा होगा, इसके लिए सॉरी, बट टाइपिंग मिस्टेक होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, धार्मिक भावना होता है। क्या होता है? धार्मिक भावना। चलिए आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? ये बताइएगा, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब से कहा जाता है? फटाफट बताइए। तो ये जो काल कहा जाता है 1905 से लेके 1918 तक कहा जाता है। कब से कहा जाता है? 1905 से लेके 1918 तक का।
अब चलिए 18 नंबर में देखिएगा, इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हो। विद्यालय में देखते हैं, गांव में देखते हैं, जाति में देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए समुदाय में ज़्यादा खासकर देखिएगा तो जाति होता है। क्या होता है? जाति। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा। अब बताइए समुदाय में हम सॉरी यहाँ पर देखिए, समुदाय में हम की भावना विकसित होती है, किसकी होती है? फटाफट बताइए, किसकी भावना होती है? तो ये जो होती है राजनीतिक आधारों का, किसकी होती है? राजनीतिक आधारों से, ठीक है, या राजनीतिक आधारों की। चलिए अब 20 नंबर पे देखिए, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? गांव एक लघु, लघु मतलब क्या होता है? बड़ा। लघु में तो समझते हैं ना बड़ा, और लघु मतलब छोटा होता है। लघु में दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं समझते हैं, तो दीर्घ मतलब लॉन्ग मतलब बड़ा, और लघु मतलब छोटा, ठीक है। तो ये किसने कहा था? फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा 20 नंबर का। तो ये जो हमारे हैं मेटकाफ ने बोला था, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने देखिएगा 21 नंबर प्रश्न में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का? फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप सबका कमेंट भी आएगा तो अच्छी बात है। सन 1858 में था। कब था? सन 1858 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर में, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है? ये जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो चलाया गया था वह दांडी यात्रा, तो वो किस भारत के किस राज्य से, प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, बिहार से, महाराष्ट्र से या गुजरात से? सबसे पहले बिहार को खोज दे दीजिए, क्योंकि दांडी यात्रा बिहार से नहीं होता, आंध्र प्रदेश से भी नहीं, महाराष्ट्र से, ये गुजरात से बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कर दे क्या गलत कर दे? ये बिहार होगा कि नहीं होगा? ये दांडी यात्रा के बारे में बताया जा रहा था, ये बिहार से संबंधित था ना, बिहार से ही संबंधित था, जो कि कब चालू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। हम देखते हैं आप सबको घुलमला वाला कभी देखते हैं आप क्या करते हैं, ठीक है, जो कि 1930 को भंग कर दिया गया था। फिर बाद में कब कर दिया गया था? 12 मार्च 1930 को चालू किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को इसको बंद भी कर दिया गया था। किसको? ये दांडी यात्रा को। चलिए अब आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बताइए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? फटाफट बताइए। तो ये जो हमारे हैं प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री है। चलिए बहुत अच्छा, आपका सही राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर ये याद रख सकते हैं, आयोग के मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री। उसी प्रकार आप प्रधानमंत्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए, स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? स्त्रियों का सबसे अधिक मतलब स्त्री की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो आपको बताना है फटाफट। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। तो वहाँ पर बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर केरल होगा। और एक बात और याद रखिएगा, भारत में स्त्री की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होगी है, जैसे गर्ल कर सकते हैं या स्त्री कर सकते हैं, उन दोनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होगी, पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा स्त्री की होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा था, स्त्री के कम थे, लेकिन अब क्या हो गया? स्त्री की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी और पुरुष की जनसंख्या बहुत ही कम हो रही है। कम नहीं है, मीडियम में मानिए क्लियर से। चलिए अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर, भारत में उपनिवेशवादी शासन से क्या कारण थे? क्या कारण थे बताइएगा। भारत में उपनिवेशवादी शासन से क्या कारण थे, इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हुआ? तो राजनीतिक अस्थिरता होती है। क्या होती है? राजनीतिक अस्थिरता। उपनिवेशवादी की याद रखिएगा, राजनीतिक स्थिरता। अब चलिए आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर कह रहा है मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले याद रखिएगा, संस्कृति जो होता है शहर से नहीं, नगर से भी नहीं होता है, तो ये जो होता है गांव से ज़्यादा खासकर संस्कृति की उत्पत्ति होती है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, बट लाइक नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कर दीजिए। और ये जो बोले आपको क्लास 12 का सही में ओरिजिनल मिलेगा, चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं ले सकते हैं, बट एक बार डिटेल जरूर पूछ लीजिएगा कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 27 नंबर देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? नई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या जो होती है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये कब हुई थी? तो ये आपका 2000 में इसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए
अब आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है, तो यहाँ पर के होना चाहिए तो का लिखा है, तो यहीं पे बोलने में भी मिस्टेक होता रहता है कभी कभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मैकाइवर पेज। मैकाइवर पेज या आपको ये भी रहेगा मैकाइवर, ऐसे मैकाइवर या ऐसे भी आंसर रहेगा, तो आपको यही लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आप बताइए 29 नंबर प्रश्न का कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग कितनी है। क्या बोल रहा है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग कितनी है, ये बताना है। तो इसकी जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 72% अभी भी है। बट अभी जो 2021 के या 23 का माध्यम 22 का देखिएगा, सॉरी अभी 2022 में जो स्टूडेंट पढ़े और जो स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देंगे ना, वो अलग है। ठीक है, जो 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितनी थी, थोड़ा सा बढ़ा है। क्या है, ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम है और नगरीय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ा है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में हुई थी। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और वहीं पर याद रखिएगा जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। कब हुई थी, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। वहीं पर याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में। कब हुई थी, 1980 में। तो हमारा याद करा देते अच्छा रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 में। यहाँ पर राष्ट्रीय है और यहाँ पर जनता है, तो राष्ट्रीय और जनता में याद डिफरेंस है, तो यहाँ पर याद करके रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न आती है, चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ था। ये जो चंपारण में नील की खेती होती थी, उसकी ऊपर विरोध कर दिया गया था। तो इसके मान लीजिए कि आंदोलन चलाया गया था, तो वो कब चलाया गया था, 1917, 1918, 1919, 1900 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसे हम बताते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि टाइम नहीं ले, डायरेक्ट आंसर बताया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखेगा भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई हुई थी। मतलब भारत के बारे में बताया, फ्रांस के बारे में नहीं बताया जा रहा है। पहले जो देखे तो वो फ्रांस में किसकी, समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी, तो ये तो पहले पता है आपको। लेकिन ये कह रहा है फ्रांस में, फ्रांस नहीं है, भारत में बोला है। भारत में किस विद्यालय, तो ये जो है सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय से हुआ था, जो कि मुंबई बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ से होना भी चाहिए। अब चलिए आपके सामने 33 नंबर प्रश्न कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई थी। क्या हुई थी, किन भाषाओं से हुई थी, ये बताइएगा। तो इसकी जो हुई थी लैटिन एवं फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक। तो सबसे ज़्यादा खासकर आपको ये याद रखना है, लैटिन और ग्रीक ज़्यादा खासकर फेमस है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का देखते हैं तो लैटिन भाषा 100% में आपको बता देते हैं। ज़्यादा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी याद रखिएगा, जो भी सब्जेक्ट आपका है, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री नहीं बोला पढ़ा था इसे केमिस्ट्री, लेकिन होता है केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें कि लैटिन और ग्रीक जो भाषा आया है वो कहाँ से आया है, वो लैटिन से आया हुआ है। किस समाजशास्त्र के। उसी प्रकार हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब का भी आता है। कैसे, क्योंकि आपको 90% याद रखना है कि आपको लैटिन और ग्रीक से होगा। कहाँ से होगा, लैटिन और ग्रीक से। 10% आपको दूसरे जगह से हो सकता है। क्या है, 10% आपको दूसरे जगह से, जैसे मान लीजिए तो कहीं से भी हो सकता है, जैसे ये ग्रीक और अंग्रेजी भाषा भी हो सकता है, दूसरा भाषा भी होगा, हिंदी, ये भी सी भाषा हो सकता है। बट आपको ज़्यादा खासकर याद रखना क्या, लैटिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 34 नंबर में ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको नगरीय बढ़ावा देती है, किसकी नगरीय बढ़ावा देती है, तो ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुमनामीता, क्या है, गुमनामता या भीड़ प्रदूषण, इनमें से कोई, इनमें से सभी। गुमनामीता क्या होता है ये आपको बताना। भीड़ तो पता होगा कि जहाँ बहुत आदमी होते हैं वहाँ पर। प्रदूषण तो जानते हैं शहर में ज़्यादा खासकर होती है, तो इसमें राइट आंसर तो डी होगा। बट डी होगा, ये तो हम कह रहे डी होगा, बट ये गुमनामीता क्या होता है ये आपको बताना है। अगर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। नगरीकृत राज्य है 35 नंबर का, आपको खुद पे खुद आंसर देना है। ठीक है, चलिए
शहरीकरण का लक्षण है। शहरीकरण का लक्षण क्या होगा? व्यापार में विकास होगा। बिल्कुल ये 100% सही है। एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ये भी होना चाहिए। ग्रामीण से शहरी प्रवासन प्रावधान होना चाहिए यहाँ पर। इनमें से सभी, मतलब कि ये सभी के सभी फैकल्टी होना चाहिए कहाँ? शहर में। क्या होना चाहिए? शहर में। चलिए अब देखिएगा 37 नंबर प्रश्न में कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्म के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, इनमें से सभी। तो इसमें जो राज्य के होते हैं या किसी एक धर्म पे विशेष नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए बिहार में ही है, बिहार में क्या है? हिंदू और मुस्लिम रहता है, और ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। ऐसा हम तो ज़्यादा खासकर हिंदू मुस्लिम के बारे में सुने हैं। तो अगर हिंदू के बारे में ही ज़्यादा खासकर प्रचार प्रसार किया जाए, जो कि राज्य के लिए बहुत ही बेरमबादी का रास्ता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा MVBI है। क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्लस सोशोलॉजी, ये सभी में याद रखना है। प्लस आपके फ्यूचर के लिए भी ये प्रश्न याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। मतलब प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं? तो 2001 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो ये 2001 के अकॉर्डिंग आपको 933 थी। कितनी? 933। और अभी फ़िलहाल आपको बता दें 1100 नहीं, कुछ जनसंख्या बढ़ा हुआ है। किसमें? पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो याद रखिए, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा बट है बढ़ा हुआ ज़्यादा। थोड़ा मैं देखे थे 2022 के अकॉर्डिंग देखे हुए थे। 2022 से 21 के अकॉर्डिंग 10 साल के में होता है। तो 2001 है, 10 से 21 मानिए 2011-21 के जनगणना के अनुसार देखे हुए थे जस्ट कुछ दिन पहले। तो आपको हम बताए हुए भी है वीडियो में। चलिए बट याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। 39 नंबर में देखिए कि भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं? तो अनेकता में एकता, ये बिल्कुल राइट है। वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। चलिए ये आपका सामने 40 नंबर प्रश्न है कि बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। ये जो विश्वविद्यालय है वह पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी, क्योंकि पटना जो है पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है। क्या है? सबसे नंबर 1 है, जो कि आप जान सकते हैं। पटना और भागलपुर सबसे ज़्यादा है प्रसिद्ध है, भागलपुर भी ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्लस पटना नंबर 1 पे है। और उसके बाद सेकेंड में देखिएगा तो भागलपुर से भी ज़्यादा हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा खासकर इसके बारे में पता है कि पटना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पटना में अलग अलग देश, मतलब अलग राज्य से, जैसे बिहार के बच्चे होंगे, बिहार के बच्चे जितने हैं, जैसे सीतामढ़ी जिला, मुजफ्फरपुर, बहुत जगह ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ यहाँ पर ना बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट भी है। कहाँ पर? पटना में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? जो कि किसके? सोशियोलॉजी के पिता है, और अगस्त कॉम्ट के गुरु भी थे। तो ये कौन थे? मैकाइवर थे। याद रखिएगा, ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप बताइएगा 42 नंबर की किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसने कहा समाजशास्त्र जो है समाज के विज्ञान है? तो ये हमारे कौन बोले हैं? वार्ड साहब ने बोले हैं। इसका नाम पूरा नहीं है बट वार्ड नाम रखिए, ठीक है। चलिए मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? ये बताइएगा, फटाफट बताइए। इसका नाम जो होगा पैट्रिक गिट्स होगा। क्या होगा? पैट्रिक गिट्स। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल्य तत्व है? मूल्य तत्व इसमें से सभी होना चाहिए। राइट आंसर अध्यात्मवाद, कर्म संबंधित विश्वास, सामूहिकता, इसमें से राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। चलिए अब चलते हैं 45 नंबर सॉरी। और 45 नंबर बताइए कि निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? समाज की विशेषता नहीं है। तो समाज की विशेषता परिवर्तनशील, समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। पारस्परिक निर्भरता, ये भी होता रहता है। पारस्परिक जागरूकता, ये तो जागरूकता तो और होती रहती है समाज में, लेकिन समाज मूर्ति की तरह खड़ा नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? क्या बोला है
किसने कहा समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है? किसने कहा था? फटाफट बताइए। तो इसका जो राइट आंसर 46 का होगा वो आपका मैकाइवर होगा। कौन है? मैकाइवर। चलिए अब देखिए, किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ? ये जो हुआ था आपके भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में आपका स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही है। चलिए, जिसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। वानप्रस्था आश्रम, आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये जो है आपका क्या है? वानप्रस्था, ये तृतीय है। कितने? तृतीय है। चलिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का किसने आरंभ किया? इसके बारे में बताइए, क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होती है इसका। महात्मा गांधी ने किया हुआ था बंगाल में। ठीक है, चलिए अब ये आपके सामने 50 नंबर प्रश्न कि किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। मतलब किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। तो इसके राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हाँ, अगर आपको क्लास 12 का ऑल नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। हाँ, अगर आपको नोटिफिकेशन जो कुछ भी वगैरह चाहिए, क्यों जो लगाना है, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, वहाँ से मिल जाएगा। प्लस आपके भाई बहन दोस्त कोई भी आपके आस पड़ोस में क्लास 10th के बच्चे हैं तो उसे ज़रूर बताइए किसके नाम से, RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट हो जाएगा, आपके भाई का भी सपोर्ट हो जाएगा, प्लस आप मेरा भी सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके अगला वीडियो जो आपका होगा सब्जेक्टिव का होगा। और यह वीडियो आपका कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या इसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।